नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स पर भी चर्चा करना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और यह 28 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है द स्वार्म। स्वार्म का मतलब होता है कोई झुंड या समूह। तो यहाँ इससे तात्पर्य है जो लोकस्ट का समूह भारत के पश्चिमी भागों में नुकसान पहुँचा रहा है और उसके द्वारा कैसे भारत के लिए एक नया संकट पैदा हो गया है, जबकि भारत 2 संकट पहले से ही झेल रहा है। एक तो कोरोना महामारी का और दूसरा जो हाल ही में सुपर साइक्लोन आया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। तो इसके बाद इन टिड्डी दलों के हमले से एक तीसरा संकट पैदा हो गया है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, क्योंकि ये टिड्डी दल सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को पहुंचाते हैं, तो ये एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये एक आपदा से भी संबंध रखता है, तो ये डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो ये है इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। अब आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स पे चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं कि लोकस्ट स्वार्म की समस्या है क्या। तो लोकस्ट स्वार्म कहा जाता है टिड्डी दलों के झुंड को, और ये बहुत बड़ी संख्या में किसी भी जगह पे अटैक करते हैं और इससे खास तौर से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस मैप के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये लोकस्ट स्वार्म जो आ रहे हैं भारत में, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एजेंसी है, उसने भी 3 हॉटस्पॉट्स की बात की है कि विश्व में अभी 3 हॉटस्पॉट हैं ये लोकस्ट हमलों के। और ये 3 हॉटस्पॉट में उसने एक को बताया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि आपका ये वाला रीजन है। दूसरा उसने बताया है कि ये जो रेड सी वाला एरिया है, यानी कि जिसमें यमन, ओमान वगैरह देश आते हैं। और तीसरा एरिया उसने बताया है साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें कि ईरान, पाकिस्तान और भारत का हिस्सा आता है। तो ये 3 हॉटस्पॉट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताए हैं। और ख़ास तौर से इस वक्त भारत में जो लोकस्ट का हमला है, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि हाई स्पीड हवा की, यानी कि विंड की हाई स्पीड की वजह से ये हुआ है, जिससे कि लोकस्ट काफ़ी संख्या में भारत की तरफ मूव कर पाए हैं। और दूसरी वजह है कि जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हुए हैं अरब पेनिनसुला में। तो यहाँ अरब पेनिनसुला में 2 साइक्लोन पिछले साल आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी समय तक जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ भी पानी भरा रहा, और जिसकी वजह से जो लोकस्ट हैं यानी कि टिड्डी दल हैं, इनको ब्रीडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिला। और इसी वजह से इनकी ब्रीडिंग चलती रही। और ये इस मौसम में ख़ास तौर पे भारत नहीं आते हैं, लेकिन इनके आने की वजह ये दोनों ही है कि एक तो जो तेज़ गति से हवा का चलना, और दूसरा जो साइक्लोन आए अरेबियन पेनिनसुला में, इसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा हुई। तो इस वजह से इनकी संख्या बढ़ी और तेज हवा के चलते ये भारत की ओर रुख किया है। अब आइए देखते हैं लोकस्ट के बारे में। तो ये होते हैं लोकस्ट, जिनको कहा जाता है कि ये शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर्स हैं। तो ये जो टिड्डी होते हैं, आप देखते हैं आमतौर पे जो कि घास खाते हैं, तो जिनके हॉर्न्स यानी कि ये हिस्सा छोटा होता है, उनको लोकस्ट कहा जाता है। और ये संख्या में बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। और एक खास बात है इनके बारे में कि ये बहुत दूरी तक ट्रैवल कर लेते हैं, और एक अनुमान के अनुसार कम से कम ये 150 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रैवल कर सकते हैं। और एक जो इनका स्वार्म जिसको बोला जाता है झुंड, जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर फैला हुआ है, तो उसमें करीब करीब 40 से 80 मिलियन टिड्डी पाए जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या इनकी रहती है। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो 3 से 5 महीने का होता है, और ये अंडे देना शुरू करते हैं जब ये 60 से 70 दिन के हो जाते हैं। भारत में आपको पता होना चाहिए कि इनकी 4 प्रजातियां मिलती हैं। एक है डेजर्ट लोकस्ट, दूसरा है माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरे को कहा जाता है बॉम्बे लोकस्ट, और चौथा है ट्री लोकस्ट। इसको आप एक एक्रोनिम के जरिए आसानी से याद रख सकते हैं कि आप एक डीएम से मिले हैं जो कि बॉम्बे के डीएम हैं, और उन्होंने एक पेड़ लगाया है यानी कि ट्री। तो डीएम बॉम्बे ट्री। तो डी से डेजर्ट लोकस्ट है, एम से माइग्रेटरी लोकस्ट है, बी यानी कि बॉम्बे से बॉम्बे लोकस्ट है, और ट्री यानी कि ट्री लोकस्ट है।
तो ये 4 लोकस्ट की वैरायटीज़ हैं। इसमें से जो सबसे खतरनाक माना जाता है वो है डेजर्ट लोकस्ट। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है स्किस्टोसर्का ग्रेगेरिया और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पेस्ट माना जाता है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में। और एक छोटा डेजर्ट लोकस्ट का स्वाम यानी कि झुंड करीब करीब इतना खाना खा सकता है जो कि 35,000 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये खतरा पैदा करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए। और इसीलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक अलार्मिंग सिचुएशन भी बताया है। और इनसे क्या नुकसान होता है, तो ये पेड़ों के पत्ते, फूल, फ्रूट्स, सीड्स और यहाँ तक कि पेड़ों की छाल को भी खा जाते हैं और जो भी उगने वाले स्थान होते हैं पौधों के उन सबको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में किसी पेड़ या पौधे पे बैठते हैं कि ये अपने वजन के द्वारा ही उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है पेड़ों के लिए, वेजिटेशन के लिए। और ये जो अभी की क्राइसिस है यानी कि जो अभी टिड्डी दलों का हमला हुआ है भारत में, ये जनरली इसका सीजन नहीं है और जुलाई अक्टूबर को माना जाता है कि इस मौसम में ये टिड्डी दल आते हैं। और ये भी खास तौर से जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है वहीं तक ज़्यादा सीमित रहते हैं और नवंबर के आते आते ये चले जाते हैं। लेकिन पिछले साल जो जलवायु परिवर्तन है इसके द्वारा देखा गया कि मानसून में कुछ परिवर्तन हुआ है और मानसून जो पश्चिमी भारत में था 6 हफ्ते पहले आ गया जुलाई में ही और एक लंबे समय तक चला जो कि अपने नॉर्मल समय से ज़्यादा था। और इसकी वजह से जो लोकस्ट हैं इनकी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अनुकूल वातावरण तैयार हो गया और इस वजह से अभी हम देख रहे हैं कि लोकस्ट इस मौसम में भी हमला कर रहे हैं। और ये जानने वाली बात है कि 1997 में पिछला बड़ा हमला हुआ था लोकस्ट का और ये 26 साल के बाद हो रहा है, जबकि 2019 में ये काफ़ी बड़ी संख्या में भारत में आए और इन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट्स को राजस्थान की अफेक्ट किया। और इसका कारण यही था कि जो तेज़ गति से हवा चलने से इनको मदद मिली और दूसरा जो साइक्लोन्स आए, चक्रवात आए अरेबियन पेनिनसुला में, इससे भी इन लोकस्ट को प्रजनन में आसानी हुई। तो लोकस्ट के बारे में इतनी जानकारी के बाद आइए अब देखते हैं कि की पॉइंट्स में क्या बताया गया है। तो एडिटोरियल बताता है कि पिछले हफ्ते पूर्वी भारत में सबसे प्रबल चक्रवात आया। ये था सुपर साइक्लोन अम्फान जो कि बे ऑफ बंगाल में आया। और वर्तमान में कोरोना वायरस के अलावा देश के पश्चिम भाग में अब एक और खतरा मंडरा रहा है इन टिड्डी दलों के रूप में। और राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी टिड्डी की भारी संख्या कृषि आपदा का रूप ले रही है और इससे फूड सिक्योरिटी के बारे में भी एक रिस्क पैदा होता है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि एक प्रजाति के रूप में रेगिस्तानी टिड्डी कृषि कार्य के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। और यहाँ हमें एक और चीज बताई गई है कि एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 हेडक्वार्टर हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आपका फरीदाबाद में और दूसरा जो टेक्निकल हेडक्वार्टर है ये है जोधपुर में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत काम करती है और ये काफ़ी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जोधपुर में स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों में इन कीटों की समय समय पर निगरानी व निपटारा करना शामिल है। और 1964 से 1997 तक 13 बार टिड्डियों द्वारा हमला किया गया है और वर्ष 2010 के बाद इसके बड़े स्तर पर प्रजनन की सूचना नहीं दर्ज की गई है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि 26 साल के बाद यानी कि 1997 के बाद 2019 में ही ये मामला फिर से बढ़ा है इस स्तर पे। और एडिटोरियल कहता है कि एक बार जब इसकी भारी मात्रा में प्रकोप शुरू हो जाता है तो ये लगभग 2 वर्ष तक निरंतर बना रहता है और फिर लगभग 8 वर्ष शांत रहता है। तो ये एक इसकी साइकिल है कि जब ये शुरू हो जाता है तो कम से कम 2 साल तक तो रहता ही है और फिर इसके बाद ये 8 साल तक शांत रहता है। और लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार झुंड की भारी संख्या संभवतः दशकों में सर्वाधिक है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोकस्ट स्वार्म नहीं देखे गए हैं इससे पहले कई दशकों में। और इसकी विनाशकारी क्षमता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1949 का एक एक्ट है, द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट्स डिजीजेज एंड नॉक्सियस वीड्स एक्ट 1949, जिसके के अंदर एक प्रावधान है जिसके तहत एक जिला अधिकारी किसी भी पुरुष जो 14 वर्ष से अधिक आयु का हो उसको हर संभव सहायता
के लिए बुला सकता है और इस कानून का पालन नहीं करने की स्थिति में उसे दंड या कारावास भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके का कानून भी बनाया गया है और 1949 के समय से ये कानून है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने समय से चली आ रही एक समस्या है और कितनी गंभीर समस्या है कि जिसके लिए आप किसी को सहायता के लिए बुला भी सकते हैं एक अधिकारी के रूप में, और अगर वो सहायता के लिए आने से मना करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि ये एक चेतावनी है कि मानव जाति के सबसे पुराने जो संकट हैं जैसे कि प्लेग, कोई महामारी, ये कभी समाप्त नहीं होंगे और इसके साथ मानव जाति को समझना होगा कि किस तरीके से वो एक नेचर यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए ताकि ऐसे संकट पैदा ना हो। आगे एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि इन टिड्डियों के प्रजनन के क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ मौसम विज्ञानियों का सुझाव है कि टिड्डियों का इस प्रकार प्रजनन, जो कृषि कार्यों के लिए चिंता का विषय है, हिंद महासागर के गर्म होने का भी एक अप्रत्यक्ष परिणाम है। तो ये इंडियन ओशन क्यों गर्म हो रहा है, तो इसका एक जो रीज़न है वो दिया जाता है इंडियन ओशन डाइपोल। ये एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो हिंद महासागर है उसका एक हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है दूसरे हिस्से से और इसके कुछ मॉनसून पे प्रभाव पड़ते हैं। और यही बताया गया है आगे कि पश्चिमी हिंद महासागर में एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल या अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया गया था और इसके परिणाम स्वरूप भारत में तथा साथ ही पूर्वी अफ्रीका में अभूतपूर्व वर्षा हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और इस वर्षा के कारण जो अफ्रीकी रेगिस्तान है वहाँ नमी बढ़ गई और इसने टिड्डियों के प्रजनन को बढ़ावा दिया और वर्षा की अनुकूल हवाओं द्वारा इन्हें भारत की ओर बढ़ने में सहायता मिली। तो वहाँ जो नमी रह गई और दूसरी तरफ जो तेज गति से हवाएं चली हैं भारत की ओर, इन दोनों वजहों से ये टिड्डी दल भारत की ओर आने में सफल हुए हैं। और दूसरी ओर कोरोना वायरस क्वारंटीन के कारणवश जो संबंधित कीटनाशकों के छिड़काव के संबंध में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो नियमित समन्वय गतिविधियां होती हैं, इनमें भी प्रभाव पड़ा और ये उस तरीके से नहीं हो पाई। तो अगर ये छिड़काव समय पर हो जाता है तो जरूर इनमें कुछ कमी आती, लेकिन क्योंकि ये सामंजस्य ठीक से नहीं हो पाया लॉकडाउन के चलते, तो इससे भी असर पड़ा है। और अब भारत की तरफ से एक प्रपोजल भी दिया गया है कि ईरान, पाकिस्तान और भारत मिलके इन टिड्डी दल के बचाव के लिए कुछ रास्ता निकालेंगे और ये भारत की ओर से एक अच्छी पहल भी है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि भारत के खेतों में अब सीमित फसल है और राजस्थान में अच्छी वर्षा के लिए पूर्वानुमान है, जो कि एक चिंता का विषय है क्योंकि फसलों के बीजारोपण के समय में टिड्डियों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। तो ये एक दिक्कत का विषय बन सकता है। आगे एडिटोरियल बताता है कि वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ही कम हाईलाइटेड पहलू ये भी है कि यह बाढ़ एवं महामारी जैसी विषम आपदाओं को आमंत्रित कर सकता है और आपदाओं की तीव्रता को गति प्रदान करता है। तो ना केवल ये डिजास्टर्स को बढ़ाता है बल्कि उन डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि वो कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं उसको भी बढ़ाता है, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है। और जो बेहतर रिसर्च हो रही है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि मनुष्य को गलती करने की भी एक सीमा है और एनवायरनमेंट के साथ मनुष्य को कहीं ना कहीं नेचर के साथ एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। सिर्फ अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ जारी रहेगा तो फिर इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि ये किसी भी प्रादेशिक दोष आरोप प्रत्यारोप को छोड़ने और आवश्यक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करता है, जो कि एक न्याय संगत व टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर पाएगा। तो यहाँ ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग की आवश्यकता होगी और ये ट्रांस बॉर्डर प्रॉब्लम है, यानी कि किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है और इसमें जरूरी होगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो हर देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देश एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तभी ऐसी आपदाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय हैं अपने प्रकोप में, उन पे काबू किया जा सके। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स में आज देखते हैं लोकस कंट्रोल मेजर्स। और इसमें सबसे ज़रूरी जो
इंसेक्टिसाइड है वो है मैलेथियन, और इसके छिड़काव के द्वारा लोकस्ट पे काबू किया जा सकता है। और ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, लेकिन ये टॉक्सिक प्रकृति का है, तो इसको जहाँ खेती नहीं हो रही है उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ खेती हो रही है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरपाइरीफॉस नाम का ये इंसेक्टिसाइड है। इसको यूज़ किया जाता है जहाँ की फसल हो रही है, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है, जबकि मैलेथियन अपने आप में काफ़ी टॉक्सिक है। इसके अलावा जो अंडे दिए जा रहे हैं इन लोकस्ट स्वार्म के द्वारा, उनको नष्ट भी किया जाता है और गड्ढे खोदे जाते हैं जिसमें कि ट्रैप किया जा सके जो इमैच्योर लोकस्ट हैं उनको। और एक हॉपर डोजर्स आते हैं जिनको भी यूज़ किया जाता है। ये एक स्क्रीन होती है जिससे लोकस्ट को एक गड्ढे में गिरा दिया जाता है जिसमें पानी और कैरोसिन भरा होता है। और कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड वाले ट्रैप भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है ड्रोन्स को, जिनके द्वारा जो उनके स्वार्म्स हैं और ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उन पे ड्रोन या एयरक्राफ्ट के द्वारा इसका छिड़काव किया जाता है इंसेक्टिसाइड का। और यहाँ आपको ये जानना चाहिए कि जब ये 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं डेली, तो इसके बाद ये किसी न किसी पेड़ पे या किसी ऊंची जगह पे रेस्ट करते हैं, तो वहाँ ये छिड़काव किया जाता है ताकि इनको मारा जा सके। इसके बाद देखते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1939 में, और इसको फिर मिला दिया गया था डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 में। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। और ये सबसे पुराना नेशनल लोकस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है किसी भी लोकस्ट अफेक्टेड देश में। और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो है मॉनिटरिंग, सर्वे और कंट्रोल करना डेजर्ट लोकस्ट को इन शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज, जो खासतौर से राजस्थान और गुजरात में हैं। और इसके 2 हेडक्वार्टर हैं, जिसमें कि जोधपुर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ टेक्निकल ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है और ऑप्शन सिर्फ जोधपुर हो, तो आप जोधपुर ही चुनेंगे। अगर जोधपुर और फरीदाबाद भी है तो भी आप जोधपुर चुनेंगे। अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ है, तब आप फरीदाबाद को चुनेंगे। और अंत में देखते हैं कि इस एडिटोरियल से जुड़े हुए कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं पीटी और मेंस में। तो पीटी में आपको पूछा जा सकता है कि लोकस्ट क्या होते हैं। तो ये शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर्स हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पता है कि ये 4 टाइप के हैं, जो कि डीएम बॉम्बे ट्री से आपको याद आ जाएंगे कि डेजर्ट है, माइग्रेटरी है, बॉम्बे है और ट्री लोकस्ट है। और ये किस तरीके से क्रॉप्स को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से देश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछे जा सकते हैं। और मेंस की अगर बात की जाए तो ये लोकस्ट अटैक का क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, इस पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके से ये फूड इनसिक्योरिटी को जन्म दे सकता है और क्या चैलेंजेस इसके द्वारा भारत जैसे देश के लिए उत्पन्न हो जाते हैं, और भारत सरकार किस तरीके के स्टेप्स उठा रही है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, और किस तरीके के स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ड्रोन्स के द्वारा छिड़काव हो रहा है इंसेक्टिसाइड्स का। कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहा है, तो मैलेथियन 96 है और क्लोरपाइरीफॉस है। ये नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ के लिए है और ये क्रॉप्ड एरियाज़ के लिए है। और फिर क्या सुझाव हो सकते हैं, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि LWO भी इस काम को करता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे सुझाव मांगा जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो मूवमेंट है लोकस्ट का उसको अच्छी तरीके से ट्रैक किया जा सके, उसकी टाइमिंग को, उसके स्केल को और उसकी लोकेशन को। और एक अंत में आप सुझाव ये भी दे सकते हैं कि जो अभी हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह हमें नेचुरल या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को यूज़ करना चाहिए ताकि प्रकृति पे इसका नुकसान कम से कम हो। तो ये थे आज के एडिटोरियल के सारे बिंदु। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।